माँ शारदे को प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय शर्मा जी, मुख्य अतिथि श्रद्धेय मामा जी, आदरणीय प्रशांत जी, भाई धर्मेंद्र, हमारे समाज के शैक्षिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय दीपक जी, भाई विष्णु जी, हिमांशु जी, हरिओम, संगठन के पदाधिकारी गण, जिले भर से आए हुए मेरे शिक्षक साथियों बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपने जीवन में 1985-86 में आरएसएस के संपर्क में आया था और वो पहला कदम था किसी भी सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के साथ अपने आप को जोड़ने का। माध्यम था विद्या निकेतन संस्थान और तब से लगाकर आज तक ये लगभग 40 साल की यात्रा है। मैंने अपने आप को किसी न किसी संगठनों से जुड़े रखा, लेकिन आज 2025 में जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे निजी व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित किया, सबसे अधिक जिसका असर रहा, विद्या निकेतन संस्थान और आरएसएस जैसी संस्था का या संगठन। किन्हीं परिस्थितियों में आरएसएस से मुझे दूर हटना पड़ा, लेकिन 1985 से लगाकर मैं शायद 2003-04 हाँ और अंतिम 2005 तक रहा। 2005 के बाद कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन जो संस्कार विद्या निकेतन संस्थान या आरएसएस के द्वारा इस शरीर में, इस दिमाग में, इस आत्मा में स्थापित कर दिए गए थे, उन्हीं संस्कारों की बदौलत आज 2025 में इस रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। नेचर ऐसा बन गया, शेड्यूल ऐसा दिन का बन गया, शरीर इस टाइप से ढल गया कि कोई कार्यक्रम 3 बजे का है और 3:05 पर शुरू नहीं हो रहा है तो सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता। संगठन की बैठक में कोई देरी से आता था तो सबसे ज्यादा अखरता मुझे था। कुछ बातें जो आरएसएस से मैंने सीखी और आज तक खुद को मेंटेन करना, डिसिप्लिन, सिस्टम को फॉलो करना और सिस्टम के अनुसार चलना, समय की पाबंदी, अन्याय नहीं सहना, अन्याय हो रहा है तो उसका प्रतिकार करना, और एक सबसे अधिक जो मैं लड़ाई लड़ता हूं करप्शन की, भ्रष्टाचार की, ये सारी बातें इस शरीर के अंदर टीके के रूप में संघ ने स्थापित की। संघ छूट गया, लेकिन ये संस्कार आज भी मेरे अंतर नहीं थे और उन्हीं के सहारे आज तक मैं चल रहा हूं। पूर्वावक्ताओं के उद्बोधनों में एक बात संघर्ष की खूब आई। नो डाउट मैं खुद भी मानता हूं, संघर्षशील हूं और कई बार तो पराकाष्ठा की हद तक गया हूं और ऐसे ऐसे संघर्ष अपने जीवन में किए हैं, चाहे वो 2008 की विधानसभा हो, खड़गपुर जी से फाइट हो, गोवर्धन यादव से फाइट हो, चाहे भिंडी खाट से फाइट हो, चाहे विभाग के कई अन्य पदाधिकारियों से फाइट हो। आज जब एकांत में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो अतिथि इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हरिओम पंचाल खड़ा है, हिमांशु खड़ा है, विष्णु कटारा खड़ा है और उनके पीछे देखता हूँ तो एक लंबी सी लाइन खड़ी है। तो कॉन्फिडेंस
आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ा हुआ पाता हूं और ईश्वर की आप सबकी इतनी मेहरबानी रही कि जिस संघर्ष को मैंने अपने हाथ में लिया, एक भी एग्जाम्पल अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत उस संघर्ष में मैं असफल रहा हूं, या जो मुद्दा हाथ में उठाया है, जो संघर्ष का बिंदु हाथ में उठाया है, ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं फतेह करके वापस लौटा। साथियों, विष्णु जी ने बताई बात की लोकतांत्रिक किस तरीके से, पर आप में से अधिकांश लोग जानते ही। बस बात यही थी, अन्याय को नहीं सहना। 2018 में हमने फ्लावर किड्स के अंदर एक बहुत बड़ा प्रांतीय अधिवेशन करवाया था और ऐतिहासिक अधिवेशन था और किसी भी शिक्षक संगठन का अब तक का शानदार अधिवेशन था। ये मैं नहीं, सियाराम शर्मा खुद कहते हैं और उन्होंने अपने भाषणों में प्रांतीय बैठकों में कई बार कहा कि मेरा पूरा जीवन इन संगठनों में निकल गया, लेकिन ऐसा अधिवेशन मैंने अपने जीवन में देखा नहीं और लगता भी नहीं कि ऐसा कोई दूसरा कर पाए। उसके बाद वाले सत्र में इस राजस्थान भर में से किसी भी शिक्षक संगठन की सर्वाधिक सदस्यता हमने यहाँ डूंगरपुर से दी। विष्णु जी ने बताया 7,000। एक शिक्षक के पास जाना, उससे 100 रुपया वसूल करना, सदस्यता लेना। लेकिन मेरे मैनेजमेंट गुरु भेंदी खाट, तो भेंदी खाट और हमारा एक जोड़ी थी, उस समय संघ में काम करते थे। तो मैनेजमेंट में हम दोनों ही अपने आप को पारंगत पाते हैं और जब किसी भी कार्यक्रम का मैनेजमेंट करते थे तो मुझे नहीं लगता कि आज भी सातवाड़ा भर में मेरे और भेंदी खाट के अलावा तीसरा कोई होगा जो हमारी बराबरी कर सके। तो इस मेंबरशिप को मैं 10,000 तक ले जाना चाहता था और हमने वो प्लानिंग की। 10,000 तक नहीं पहुंच सके, लेकिन 7,000 तक हम लोग पहुंचे और ये किसी भी शिक्षक संघ की एक जिले से निकाली हुई सर्वाधिक सदस्यता। सियाराम शर्मा और प्रांत के कई अनेकों लोगों की आंखें फटी की फटी रहेगी कि छोटा सा डूंगरपुर और इसमें 7,000 सदस्यता। अधिकतम सदस्यता 4,000 झुंझुनू जिले से किसी बहुत साल पहले आई थी। उससे पहले 3,500 बांसवाड़ा की रही थी, लेकिन 7,000 तो बहुत बड़ी छलांग थी। 2018 प्रांतीय अधिवेशन के बाद में प्रांतीय कार्यकारिणी में चुन लिया प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते और 2019 में मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बना और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मेरा प्रांत की बैठकों में आना जाना, जयपुर आना जाना और जो कोर कमेटी थी उसमें सेलेक्ट हुआ तो वहां पर अंदर का जो ट्रस्ट उसके नजदीक बढ़ता नहीं। एक आप हॉस्पिटल भर्ती होते हो, फिर ओपीडी में जाते हो और ऑपरेशन थिएटर का मूल्य अंदर आगे जहां हर व्यक्ति नहीं जा सकता, तो शिक्षक संघ सियाराम के उस कोर कमेटी के अंदर तक पहुंचा और मुझे लगा कि कुछ गंदगी है, उसको साफ किया जाना है। जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान को आप अपना मानते हैं और कहीं पर गंदगी भरी हुई है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। कौन साफ करेगा? पड़ोसी आके थोड़ी साफ करेगा, वो आपको ही साफ करना। कोई सिस्टम खराब है, आपका अपना है, तो उसको संभालना आपको ही। मैंने सियाराम जी शर्मा से कई बार कहा कि नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं, इसको ऐसा सुधारना जाना चाहिए, इसको ऐसे किया जाना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए और वो भी संगठन हित में। लेकिन सियाराम शर्मा समेत कुछ लोगों को लगा कि ये तो गजब हो जाएगी, अगर इस तरीके से हम इसकी बातें मानते गए तो हमारा भविष्य क्या होगा। और 2-4 बातें जिसमें रिटायर्ड पर्सन संगठन की प्रमुख पदों पे नहीं बैठे, ये मेरा एक मुद्दा था। क्योंकि शिक्षक संगठन
सेवारत कर्मचारियों का है, सेवारत शिक्षकों का है, तो प्रांतीय कार्यकारिणी के अंदर रिटायर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। आपने खूब नेतागिरी करी, आप रिटायर हो गए, अब हमारा मार्गदर्शन दीजिए, हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ये हमारा मामला था। लेकिन सियाराम शर्मा 15 साल पहले रिटायर हो चुके थे और रिटायरमेंट के 15 साल बाद तक भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैंने उनका विरोध इसलिए नहीं किया कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना था, लेकिन ये सिस्टम के खिलाफ था। धर्मेंद्र जी मानते हैं बात, प्रशांत जी वैसे क्या रिटायरमेंट और फिर भी सेवा का चार्म है, तो ये पेंशनर है, पेंशनर पर आप काम करना है, पेंशनर के साथ करिए और इसी संगठन में काम करना है। आप हमारे संरक्षक बनिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको मार्गदर्शन दीजिए और कार्यकारिणी तो आप सेवारत लोगों की बन गई। वेरी फर्स्ट। दूसरा मैंने विरोध किया था, लगभग 98-99 में जो भवन खरीदा गया था वो राजस्थान भर के शिक्षकों के चंदे से खरीदा गया था, लगभग 10 लाख। आज जयपुर की पॉश कॉलोनी नई विधानसभा भवन के बिल्कुल अटैच में वो 4 मंजिला भवन है, जिसकी अनुमानित कॉस्ट आज की तारीख में 10 करोड़ रुपया है। सियाराम जी ने इंटरनल एक ऐसा सिस्टम शुरू कर रखा था कि उस भवन को किसी और संस्था के नाम से रजिस्टर्ड और शिक्षक संघ सियाराम उस भवन में एज ए किराएदार, आप पूरी बात को समझिएगा। और आज ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ अखबारों में खूब झूठा लिखा गया कि मेरी खुशकिस्मती थी कि डूंगरपुर जिले के शिक्षकों ने मुझे नवाजा और मेरे प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे कि सुभाष भट्ट गलत नहीं हो। मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार मानता हूं। लेकिन सियाराम जी के इस सिस्टम को मैंने देखा कि ये हर महीने एक निश्चित राशि 15,000-20,000 रुपया शिक्षक संघ सियाराम से किराए के रूप में वसूल कर रहा है। यानी शिक्षक संगठन की गेज बुक से वो पैसा उठ रहा है और कहीं और ट्रांसफर। तो मैंने इस बात का विरोध किया कि जब बिल्डिंग हमारी टीचर्स के पैसों से ये भवन खरीदा गया है और जिसके अंदर शिक्षक संघ चल रहा है, तो आप ये किराए किस बात का? नहीं, भवन किसका है? शिक्षकों का नहीं है, किसका? तो एक शोध संस्थान पर्दे के पीछे कोई संस्था है। फिर मैंने उसका पता लगाया तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जैसे विष्णु जी ने बताया कि जब शिक्षक संघ समाज के 2 भाग हुए, 3 भाग हुए। समाज मूल में आज काम कर रहा है और समाज से टूट के 2 संगठन बने, एक शिक्षक संघ सियाराम बना, एक शिक्षक संघ राष्ट्रीय बना। और राष्ट्रीय वो जो समाज का भवन था एक्चुअल में वो आरएसएस का भवन था। तो आरएसएस के प्रश्न तो बहुत लंबी चौड़ी, जैसे विद्या भारती संस्थान है या मजदूर संघ है या कई सारे हैं, तो वैसा ही विद्या भारती का या आरएसएस का अपना एक संगठन था जिसके अंदर शिक्षक संघ राष्ट्रीय चलता था, समाज चलता था। सियाराम जी ने आप देखना था, जब उनसे अलग हुए तो जाके उस बिल्डिंग पे बैठ गए और उसको उस पे अपना अधिकार जताने लगे कि ये तो शिक्षकों का है। और जब उन्होंने देखा कि ये भवन तो आरएसएस के नाम से रजिस्टर्ड है, शिक्षक संघ राष्ट्रीय को किराए दे रखा है, और लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, पासा उल्टा पड़ गया। उल्टे पांव वापस आए और वही फार्मूला उन्होंने अपने नया संगठन जब बनाया शिक्षक संघ तब वहां लागू किया। तो चंदा इकट्ठा किया शिक्षकों से, पैसा मांगा शिक्षकों से, और जब रजिस्ट्री की बारी आई तो ऐसा वो बताते कि ये तो संस्था का है। मैंने कहा कोई बात नहीं, संस्था का मुझे एक बार रजिस्ट्री बता दो इस भवन की। अगर संस्था का है तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने बार-बार रजिस्ट्री की मांग की, रजिस्ट्री नहीं दिखाई गई। फिर कुछ प्रमुख लोगों को ये संदेह था कि ये रजिस्ट्री संस्था के नाम से भी नहीं है, ये रजिस्ट्री सियाराम शर्मा ने खुद अपने नाम से करवा रखी। ये राजस्थान भर के शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी थी
अभी इस बात को लेकर एश्योर नहीं हूं, लेकिन 99.99% हम लोग ऐसा मानते हैं। अगर सही में किसी संस्था के नाम से होती तो रजिस्ट्री की कॉपी बताने में क्या दिक्कत थी, लेकिन आज दिन तक किसी भी पदाधिकारी ने उस 4 मंजिला भवन की रजिस्ट्री नहीं देखी है। दैट मीन ये आशंका प्रबल होती जाती है कि वो 4 मंजिला भवन जो राजस्थान भर के शिक्षक साथियों से खरीदा गया था वो सियाराम, अब इसका खुलासा तो सियाराम शर्मा जिस दिन मरेगा तब पता चलेगा कि क्या है। लेकिन हमने विरोध किया, हमने रजिस्ट्री मांगी, नहीं दिखाई। तीसरा, हम बार बार ऐसा मांगते रहे और 2-4 बातें थी जो ऐसे लोग जो क्रांतिकारी के लिए ये उचित नहीं थे, जाति समाज यानी भाई भतीजावाद कहिए, जातिवाद कहिए, उन सबका भी हमने विरोध किया। वो स्थितियां बन गई कि हमें शिक्षक सियाराम से पृथक होना। हाँ, शहीदों के लिए हमने पूरे राजस्थान भर से बहुत सारा लाखों रुपया इकट्ठा किया था। आप सागवाड़ा की जनता को पता है, डॉक्टर हरिओम पवार एक राष्ट्रीय कवि थे, उनके याद में आप दीपक जी तो थे शायद उस कार्यक्रम में, हमने बहुत सारा पैसा, वो पैसा भी आज दिन तक कोई हिसाब नहीं। एक बात मैं इस सदन को कहना चाहूंगा कि जितने भी इस तरह के संगठन हैं, अधिकांश में करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद चल रहा है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं ज्यादा उत्सुक इसलिए हूं कि जयपुर के अंदर जो संगठन के पदाधिकारी बैठे हुए, किसी भी संगठन, चाहे वो मेरा हो, धर्मेंद्र जी का हो, प्रशांत जी का हो या किसी का भी, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आउट ऑफ जयपुर का कोई व्यक्ति जयपुर में आके राजनीति करे। ये उनकी मेन पॉलिसी है। हर संगठन की मेन पॉलिसी है कि जयपुर से बाहर का कोई भी व्यक्ति संगठन की कमान नहीं संभाले और वो वहीं खड़ा रहे। अब दक्षिण राजस्थान में इतना दूर पड़े, लगभग 600 किलोमीटर, डूंगरपुर के आदमी को जयपुर जाके वहां की नेतागिरी करना, वहां जाके काम निकलवाना अपने आप में एक चैलेंज है। तो वो लोग क्या करते हैं, यार तो जयपुर कैसा आएगा, ये काम कराना, कभी मंत्री से मिलना पड़ा, सचिवालय जाना पड़ा, यहाँ जाना पड़ा, वहां जाना पड़ा, तो यहाँ के लोग मान जाते हैं कि ठीक है भैया, ये नागरिकता कौन कर रहा, अपने यहाँ अपना प्रदेश उपाध्यक्ष जिंदाबाद, अपने छोटा पद जिंदाबाद। हालांकि मुझ पे लंबे समय से प्रेशर था 2018 के बाद से, लेकिन मैं भी इन परिस्थितियों के कारण मना करता रहा। और 2021 में जैसे ही मेरे पे प्रेशर बढ़ा कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनो, मैंने हाँ की, उसी समय सियाराम शर्मा ने यू टर्न मार दिया। ये बंदा तो मान गया जयपुर आने के लिए, अब मेरा क्या हो गया। जैसे ही मैंने हाँ कहा 2021 में कि चलो भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ, मेरा यहाँ से जयपुर ट्रांसफर करवाना ये आपकी जिम्मेदारी। और जैसे ही सियाराम जी ने कहा कि ये तो जयपुर आने के लिए तैयार, उन्होंने मुझे संगठन से बाहर निकालने का षड्यंत्र रखना शुरू कर दिया और गठवा निकाल दिया। मेरा सौभाग्य रहा कि जिले की वो थी विष्णु जी हिमाचल के हरिओम में, तो मेरे साथ खड़ी हुई, 90% टीम मेरे साथ खड़ी हुई। कुछ पद लोलुप, स्वार्थी, महत्वाकांक्षी और बिल्कुल काम नहीं करने वाले लोग 10%, जिनको करना कुछ नहीं था, केवल सुभाष भट्ट या सुभाष भट्ट की टीम की प्रकृति से ईर्ष्या रखनी थी, वो लोग वहां रह गए। मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, एक लाइन बड़ी पीड़ा और दुखद स्थिति के साथ कहता हूँ। 2008 में जब मैं संघ से आरएसएस से अलग हुआ तब और 2021 में सियाराम से अलग हुआ तब, एक बात बड़ी कॉमन है, बड़ी पीड़ादायक है, बड़ी दुखदायी है, मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ। दोनों ही स्थिति में मेरे जाति भाई थे, 2008 में भी और 2021 में। मुझे इस बात का अफसोस है, पीड़ा है कि मेरी अपनी जाति के लोग 2008 में जिन्होंने मेरी टांग खींची, जब आरएसएस में मैं चरम था, पैर और बेटी खाट एकदम टॉप पर थे, सब टांग खींचने वाले मेरे अपनी जाति के लोग थे। 2021 में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के कगार पे था, चरम पे था इस संगठन में, और तब भी टांग खींचने वाले मेरी अपनी जाति के लोग थे।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना दुखी हूं। मन एक तरह से मर गया था कि मुझे अब सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से संन्यास लेना नहीं, काम करना। लेकिन हरिओम पंचाल को देखता हूँ, हिमांशु को देखता हूँ, विष्णु भाई को देखता हूँ, ये एक लंबी लाइन जो मेरे साथ खड़ी थी, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, वो कहाँ जाते बेचारे? मैं तो रिटायरमेंट में 2 साल बाद की, मैं क्या करूँ? इस बीच सियाराम शर्मा ने कई सारे केस किए, जयपुर पेशी करने जाते हैं। आज राष्ट्रीय के लोगों को भी बुलाया था हमने कि किसी एक इशू पे खुलासा करना था, लेकिन वो लोग नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, सत्ता के विषय में जो भी डूबा है वो फिर ऊपर के ऊपर नहीं आया। एक दिन उनकी भी वही हालत होगी, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता था वो उनकी के सियाराम शर्मा ने बड़ी ही चालाकी धूर्तता के साथ ये जो संगठनों का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपने नाम करा दिया है। संगठनों का रजिस्ट्रेशन था, जितने भी राजस्थान में संगठन चलते हैं, धर्मेंद्र जी आप भी सुना, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो है। सियाराम शर्मा ने क्या किया, 1954-55 में एक संगठन चलता था जिसका नाम था राजस्थान शिक्षक संघ, बस इतना ही था। सियाराम शर्मा पैदा हुआ 1952 में, वो संगठन बना, रजिस्टर्ड हुआ 54-55 में, और उसके बाद वो संगठन विलुप्त हो गया, अस्तित्व में नहीं रहा। लेकिन उसकी फाइल कहीं से क्या आरटीआई लगा के रजिस्ट्रार ऑफिस से सियाराम शर्मा ने निकलवा दी, और उसके साथ कूटनीति से रचना करते हुए 2-3 सालों में उस रजिस्ट्रेशन को शिक्षक संघ सियाराम के लिए ही रजिस्टर्ड करवा लिया गया, और उसके आधार पर पैन कार्ड बना दिया। अब कोई भी दूसरा संगठन उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करता है, दैट मीन ही इज डिफॉल्टर। तो शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो दावा करता है कि हम राजस्थान के सबसे बड़े शिक्षक संगठन है, वो भी इस गुमान में नहीं है। उनका मैं ये कहना चाहता था, उनके प्रदेश अध्यक्ष रमेश कृष्णा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 50 बार मैं उनके घर पे गया हूँ, रात उनका खाना खाया, हमने 2 दिन तक उनके साथ बैठ के मीटिंग की, उनको सारे एविडेंस दिए। लेकिन रमेश जी कृष्णा वो भी उस सत्ता के मन में अभी इतने डूबे हुए हैं कि उनको इस बात से मतलब ही नहीं है कि क्या होगा। लेकिन एक यक्ष प्रश्न इस सदन में मैं उनके लिए छोड़ जाता हूँ, जिस दिन तुम्हारी बीजेपी की सत्ता नहीं रहेगी और सियाराम शर्मा तुम पे कोर्ट का नोटिस भेजेगा कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर को तुमने उपयोग किया तो ठीक नहीं रहेगा, थाने में बैठा दूंगा, जेल में बैठा दूंगा, उससे तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास क्या उत्तर है इसका? मेरे ख्याल से उनके पास कोई उत्तर नहीं है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय को भी नया रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे थे। सियाराम शर्मा ने हम पे कोर्ट केस किया और हम कोर्ट में हार चुके। जब हम हार चुके तो राष्ट्रीय वाले क्या करेंगे? राष्ट्रीय वाले क्या करेंगे? वो लोकराज चुप क्यों बैठा? अभी 4 साल बीजेपी की सरकार है, अभी नहीं बोलेगा सियाराम शर्मा। 4 साल बाद जिस दिन बीजेपी की सरकार गिरेगी उस दिन वो हावी होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खींच लेगा। मैं उनको ये समझा के थक गया। देवीलाल जी पाटीदार को मैंने मैसेज किया, प्रशांत जी, कि मुझे किसी महत्वपूर्ण बात पे आपसे बात करनी है। देवीलाल जी सत्ता के विषय में नहीं आ रहे, जवाब देना भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा मस्त करो, लेकिन मैं उस दिन आप पे हंसूंगा जिस दिन आप रोकोगे। साथियों, आरएसएस का गठन होने के नाते इस तरह के कार्यक्रम का मुझे आदत नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, व्यवहार में नहीं है। मैंने अपने साथियों को खूब मना किया कि भाई देखो, ये माला पहनना, पगड़ी पहनना ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये संगठन का कार्यक्रम है, आपको आना पड़ेगा। आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए आज के इस कार्यक्रम के निमित्त, मैं आपका मेरे परिवार की ओर से, संगठन की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ, खास करके भाई धर्मेंद्र जी का, प्रशांत जी का, और आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ, जयपुर हो चाहे बीकानेर हो, किसी भी शिक्षक साथी का कोई भी काम हो, पहले की तरह पूरे तन मन धन से सहयोग के रूप में
आपके लिए तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि किसी भी तरह की शैक्षिक समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।